बिना किसी डिले के मैं इनवाइट करता हूं आज की हमारी अजीज और मोहतरमा उज़मा खान जी का मेरे इस चैनल पे। उज़मा जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। थैंक यू सो मच साहिल जी, आपका मुझे इनवाइट करने का और मुझे मौका देने का कि मैं अपनी लाइफ जर्नी आपके साथ और आपके ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल मज़े में ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका जो टाइम जोन है उसके हिसाब से काफी रात हो चुकी है वहां पे। जी, यहाँ पे रात के मतलब सुबह के 1:30 बज गए हैं। अच्छा, 1:30 बज गए। 1:30 बज गए यहाँ के सुबह के। हाँ, तो माफी चाहूंगा कि हमारा जो वक्त है वो प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हो पाता। या तो हम सुकून से कर सकते हैं या तो आप या सुकून से कर सकती है। बट इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। समटाइम जो है ना, वैसे भी जगे रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्टडी भी करनी होती है। तो ये है जी, कि जब आदत सी बन गई है तो दैट्स ओके, ऑल गुड। ठीक है। चलिए, कोई मुश्किल नहीं। उस्मा जी, आप बार बार हमारे इस चैनल में जुड़ती रही हैं कई सारी ओपन लाइव स्ट्रीम में। लेकिन चूंकि मुझे आपकी स्टोरी पता नहीं है और ऐसा लगता है मुझे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी आपकी स्टोरी नहीं पता होगी, तो इसलिए हमने ये एपिसोड रखा है ताकि आपकी लाइफ जर्नी के बारे में हमें पता चले। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आप अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और जब तक कि आपका इस्लाम तक का सफर रहा है, साथ रहा है, तब तक के बारे में कुछ चीजें बताएं। कोई भी ऐसी डिटेल जो आपको लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी है ताकि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नाम, जगह, और उस तरीके से भी हमको बता सकते हैं कि हमको मैसेज मिल जाए बस। जी, जी, जी ज़रूर। मैं जो हूँ मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में। और नॉर्मल पाकिस्तान का जैसे इतना कट्टर जैसे वो नहीं था माहौल। मतलब थे कि नमाज़ पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, सब चीज़ें रख करते थे। लेकिन इतना ज़्यादा जैसे कट्टर नहीं था। लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी हम लोग फ़ॉलो करते थे। तो ये है कि हम लोग तर्जुमे के साथ कुरान शुरू से पढ़ते थे क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को भी देखा था पढ़ते हुए। तो लेकिन ये था कि इतना ज़्यादा तवज्जो कभी तर्जुमे पढ़ते तो थे लेकिन तब तवज्जो इतना कभी नहीं दिया ऐसा कुरान पढ़ने का। तो ये था कि उसके बाद फिर जब मैंने कुरान जब तर्जुमे के साथ जब पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड जो सही मानों में पढ़ना शुरू किया है वो अराउंड 2000 में पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे के साथ। मतलब समझने के लिए नोट्स बनाती थी मैं अपना। लेकिन ये था कि जब मेरी जब मेरी पहली यहाँ पर जब मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। बॉर्न पाकिस्तान से हूँ लेकिन हम मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। आई एम अ नर्स। और ये है कि जब मैंने अपना कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसके बाद मुझे चीज़ें खुलनी शुरू अच्छा हो गई उस्मा कि जी, बस एक चीज पूछ लूं मैं कि आप, यानी आपका बचपन भी ऑस्ट्रेलिया में ही गुजरा है या आपका बचपन पाकिस्तान में गुजरा है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकती है। मेरा बचपना पाकिस्तान में गुज़रा। आई एम सॉरी, मैंने इसके पाकिस्तान में गुज़रा है। और पाकिस्तान में ये था कि बिल्कुल डिफरेंट माहौल था कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं औरतों को, लड़कियों को, कि इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं। फिर ये कि ऐसे ही मॉडरेट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं। ऐसा मतलब जो है ना, इतना फ्रीडम नहीं है वहाँ पर लड़कियों को। लेकिन ये है कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो मतलब बड़ा वैसा देखभाल करना जैसे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना जो कर कर सकते थे जितना उन्होंने किया। तो अब वो इस दुनिया में हयात नहीं है मेरे वालिदैन। तो उनकी वफ़ात हो गई दोनों की, मेरे ख़्याल में अराउंड 2000
ही हो गई, 2000 में हुई गई दोनों, 3 महीने का फर्क था जब उनकी, मेरे माँ बाप की जो डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर जो है वो, बल्कि उससे पहले ही मैं जो हूँ यहाँ पर आ गई थी, ऑस्ट्रेलिया में मेरी शादी हो गई थी। तो ये है कि मैं यहाँ पर आई, तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया क्योंकि शुरू से दिलचस्पी थी तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ताकि तर्जुमा के साथ पढ़ूँ और डिवोटेड हो जाऊँ मैं। दुआ माँगना, तरावी पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सारा बिल्कुल और ज़्यादा मैं समझती थी कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगी, उतना ज़्यादा अल्लाह मुझसे खुश होगा और मेरी ज़िंदगी आसान होगी। तो जो कि मतलब और मज़ीद जो है कन्फ्यूज़न बढ़ता ही चला गया जितना जैसा मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती रही। तो फिर जो थोड़ा कुछ हालात भी ऐसे हुए क्योंकि जब ये था कि मैंने ये नोट किया कि जो मुसलमान जो हैं वो एक औरतों के साथ जो है, जो मेरे इर्द-गिर्द में जो औरतों के साथ उनका ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं, वो बहुत ज़्यादा उनको डिवैल्यू फ़ील करवाते थे, कोई वर्थ नहीं थी, जो जहाँ उनको जो है इल्ज़ाम लगा दिया जिसका जो चाहा बिल्कुल औरतों पे। मैं जब मेरी शादी हुई यहाँ पर, तो उसमें भी मैंने वही देखा मर्द में। मैं समझती थी कि अम, शादी के बाद जैसे एक औरत का होता है कि भई शादी के बाद एक फैमिली होगी और बिल्कुल सही तरीके से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, इज़्ज़त के साथ। तो लेकिन वहाँ पे भी गुस्सा और सारा क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल सारी चीज़ें देखी, और मुझे बताया गया कि आई एम अनवर्दी, और ये कि क्या कहते हैं, फिर वो मेरा जो हस्बैंड है वो भी जो है ना वुमेनाइज़र निकले। तो ख़ैर, और मेरी एक सॉरी, मैं इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मेरी एक शादी एक और हो चुकी थी पाकिस्तान में, जब मैं इन 20s में थी। तो वहाँ पर मेरी हैदराबादी फैमिली में शादी हुई थी, पहली शादी। तो वो ज़्यादा लास्ट नहीं रही क्योंकि वो हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो वो लोग जहेज़ का डिमांड बहुत कर रहे थे। तो जहेज़ तो मेरे वालिदैन ने दिया था वो जितना कर सकते थे। तो उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है मेरा जो एक्स हस्बैंड था, वो काम पे गया, तो जो मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा, जो बेडरूम का दरवाज़ा होता है, वो बंद करने की इजाज़त नहीं थी सास-ससुर की तरफ से, कि ताकि वो मुझे देख सके कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ। तो जब मैंने खाना-वाना पका के सारा किस घर का, चीज का डर था उन्हें, मतलब इस तरीके की पाबंदी लगाना, कैद रखना, यानी डर क्या चीज का था उन्हें? पता नहीं डर था, बस ये कहते कि हम तुम्हें नज़र करते रहेंगे, तुम क्या देखो, मतलब कि कीप आई ऑन यू, लाइक यू ना, कि क्या करती हो अंदर। मतलब हमारे घर में ये उसूल है कि कोई दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो मैं हमेशा जो है, मैंने कभी ऐसा माहौल ना मैंने अपने घर में कहीं भी नहीं देखा, मतलब। और मैं जो ना बिल्कुल अनईज़ी फ़ील करती थी। मैं अपने थक हार के काम कर कर के घर का अ, जब मैं आराम करने जाती थी तो मैं अपना जो लेग भी स्ट्रेच नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे वो डर लगा रहता था कि कोई मेरे कमरे में आ ना जाए, तो मुझे कोई ऐसी, जैसे ना जब अगर मैं सो जाऊं तो किस पोजीशन में हूँ, क्या हूँ, मुझे कोई ऐसे देख ले, शर्म आती थी। और फिर तहजीब का भी था कि भाई के ऐसा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि आप जो है ना दरवाजा बंद करो, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे बता दिया गया था। अच्छा उस्मा जी, मैं एक जब हमारी डिस्कशन शुरू रहे तो मैं सुपर चैट या स्टिकर भी ले लूं ताकि तो वो मिस जी, नहीं हो जाए, चलेगा ना? जी, आपको कोई इश्यू तो नहीं? जी। नो, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो प्रशांत यादव जी ने 200 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और इससे पहले हमारे जयप्रकाश सिंह जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट जयप्रकाश जी, गुड वर्क, कीप इट अप। जी, तो आपने जिस तरीके से बताया कि जो एक फीमेल होती है अगर उसका कमरा है तो प्रिवेसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी जी, घर में कई सारे लोग होते हैं, ससुर होता है और देवर हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई शर्तें मनवाए कि
घर में आप दरवाजा बंद नहीं कर सकती है, तो वो प्रिवेसी कैसा होगा? और वो खुद एक फीमेल है, अगर आपकी सास आपको ये कानून लगा रही है, तो वो खुद भी एक फीमेल है, उनको तो पता होना चाहिए कि प्रिवेसी क्या होती है। खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए कपड़े का मसला होता है सोते वक्त। मर्दों के लिए तो इतना प्रॉब्लम ये सब चीज में नहीं होता है, और खास करके जब आप मुस्लिम फैमिली से आती है, तो जो आपके जो कपड़ों का जो तरीका होता है, जो यानी सलवार कमीज, उसमें बहुत ज्यादा फिर ध्यान रखना पड़ता है आपको, खास करके अगर जी। आपकी बड़ी फैमिली है तो इस तरीके के शर्तें लगाना, ये तो खुद में एक अजीब चीज है। जी, अजीब चीज़ है, मुझे भी बहुत ही अजीब-सा लगा। शादी के शुरू-शुरू दिन थे तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, क्योंकि सिर्फ़ दरवाज़ा उस वक़्त बंद होता था कि जब के मतलब है कि हस्बैंड रात को जब सोने के लिए आते थे, एंड दैट्स इट। उससे दिन में जो है ना, मैं अपने कमरे में जाऊँ, या अगर मैं टीवी देख रही हूँ या बैठी हुई हूँ या कुछ खा रही हूँ या पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मतलब कहते हैं कि आप दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, ये हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। और जहाँ तक ये है कि सिर्फ़ सास-ससुर थे वहाँ पे, तो सास जो थीं वो अपने लॉन्ज रूम में सोती थीं, और जो ससुर जो थे वो अपने बेडरूम में सोते थे, तो वो लोग भी एक साथ नहीं सोते थे। तो मतलब ये कि उनमें भी कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अजीब-सी एक हरकत देखी, अजीब-सी चीज़ देखी, जो कि मैंने कभी अपने मतलब कभी मैंने अपने फैमिली में अंकल, आंटी कभी मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। तो एक अजीब-सा ही माहौल मैंने देखा उनका, तो बिल्कुल मना कर दिया था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं यही काम करके खाना-वाना खिला के लंच के बाद जो है ना, सफाई करके सब कुछ मैं अपने कमरे में आई, तो मैं पूरा वो एक दुपट्टा जो होता है ना, बड़ा वाला चादर, चादर जो होती है पूरी, वो सर जी। से लेके वो बड़ा वाला वो मैं ओढ़ के अपने बेड के कोने पे मैं बैठी रहती थी। लेट भी नहीं सकती थी सही से, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि कोई आ ना जाए। तो वो मैं हम्म। बैठी हुई थी, तो चादर पूरा ढका हुआ, पूरा जिस्म, पूरा सर, दुपट्टा, पूरा पैर तक ढका हुआ था। तो वहां पर बैठी हुई थी, तो सास जो है वो मेरे ख्याल में नहाने चली गई। तो वो जाती थी तो वो एक एक घंटे के लिए जाती थी। तो ससुर जो है वो आके मेरे कमरे में आ गए और शर्ट बदलने लगे अपनी। तो मैं दंग रह गई, मुझे बड़ा शौक पहुंचा। तो मैं इज्जत से एहतराम से मैं खड़ी हो गई, अपना ना अपना बेड के से नहा रहे हैं। तो इन हैदराबादियों में ये था कि मुझे बताया गया था कि भई आप जो है ना, तब हमारे बड़े जो माँ-बाप हैं उनकी एहतराम करते हैं, अदब से खड़े हो जाइए और फिर आदाब कीजिए, जैसे हाथ का एक स्टाइल होता है। वो बाकायदा मुझे एक-एक चीज़ बताई गई थी कि ऐसे करना है। तो मैं उसी लिहाज से मैं फ़ॉलो कर रही थी कि मैंने आदाब किया, सर पे दुपट्टा ओढ़ के बिल्कुल तमीज़ से खड़ी हो गई। तो अब ये आए इन्होंने, मेरा ससुर, वो उन्होंने सर पे हाथ रखा। तो होता है ना वो बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, कल्चर जो है। तो वो हाथ जो है उनका जो है वो मैंने हाथ जो है सर पे रखा, तो अब हाथ जो है वो उनका मेरे पीठ पे जा रहा है, पीठ पे जाके मेरे पीछे मतलब बट पे जा रहा है, फिर हर जगह आके मतलब इनएप्रोप्रिएट जगह जाने लगा, और फिर मुझे अपनी तरफ उन्होंने खींच लिया, और वो मुझे जो है वो किस करने की कोशिश की उन्होंने। तो मैंने उस वक़्त जो है उनको पंच मारा खींच के, तो वो दीवार पे जाके चिपक गए छिपकली की तरह। क्या उम्र थी आपके ससुर की, इतनी ऐसी हरकतें कर रहे थे वो? अ, गंज मतलब वो थे, मतलब मेरे ख़्याल में 60s के रहे होंगे वो। हम्म। तभी भी अंदर मतलब की वो गर्मी उनकी नहीं गई थी। और जो जी, एक यानी बहू जिसको बेटी मानते हैं, वो उनके जहन में नहीं आया था कि ये मेरी बेटी है। जी। तो यही था, तो मुझे बिल्कुल, मैं आई वाज़ लाइक, मैं भी शेक कर रही थी। मेरा जिस्म जो है ना बिल्कुल डर के मारे, मुझे नहीं पता कि मैंने किस तरीके से पंच मारा, कहाँ से मेरी ये ताकत आई, स्ट्रेंथ आई क्या करने की, क्योंकि मैंने कभी ऐसा अपनी लाइफ में मेरा अभी कभी देखा नहीं, मुझे कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं तो सिर्फ़ अपने माँ-बाप के घर से उठ के बस डायरेक्ट शादी हुई, तो जो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ख़ैर जब मैंने उनको पंच मारा तो वो नीचे गिर गए दीवार पे, पहले दीवार पे लगे, फिर चिपके रहे, फिर दोबारा नीचे आ गए फ्लोर पे, उनका चश्मा कहीं और था कारपेट पे, वो कहीं और।
तो उन्होंने फिर उठ के उन्होंने मुझे धमकी दी इन्होंने, सुसर ने, कि अगर मैंने अपने एक्स हस्बैंड को यानी कि उनके बेटे को बताया तो वो भी नुकसान में रहेगा और मैं भी नुकसान में रहूंगी। तो फिर ये कह के वो रूम से चले गए। तो मैं बिल्कुल रोने लगी, मैं बिल्कुल, मेरी हालत बुरी हो गई, बिल्कुल मैं शेक कर रही थी। तो मैंने जो फ़ोन किया अपने एक्स हस्बैंड को, उनकी उनका जो बिज़नेस, जो उनका जो था शॉप वगैरह, वो करीब ही था, तो उनको फ़ोन करके घर पे बुलाया। मैंने कहा आप आइए, तो आए, तो उनको मैंने बताया। तो सबसे पहले तो उनके मुँह से ये निकला मेरे एक्स हस्बैंड के, कि अच्छा तो ये है कि मेरे इतने सारे पैसे उनके पास पड़े हुए हैं, मेरे बाप के पास, और इन्होंने ये हरकत जो है बड़े भाई की बीवी के साथ भी किया उन्होंने ऐसे ही। लेकिन वो बड़ा जो भाई है वो अक्लमंद था, वो अलग होके उसका अलग रहने लगा बीवी को लेके। और फिर आपके हस्बैंड आगे कुछ तो रिएक्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं तो फिर कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ अपनी माँ से बात करता हूँ, तो फिर मैं आता हूँ। तो वो कमरे के बाहर जब वो गए हैं, अपनी माँ से बात किया है, तो माँ से जब बात करने के बाद जब वापस आए कमरे में, तो काया ही पलट गई, यानी कि डिफरेंट ही सिचुएशन हो गई। वो कहने लगे कि भाई हमारे इस्लाम में ये आया है कि अगर माँ बाप कहें कि अपनी बीवी को छोड़ दो, भले से वो इनोसेंट ही क्यों ना हो, तो आप तलाक दे दो, उनको, उसको बीवी को दे दो, अगर माँ बाप बोले। अच्छा, मतलब गलती उनकी और नौबत तलाक तक आ गई। जी जी, स्ट्रेट, मतलब मैं क्या, सडनली तलब बिल्कुल ही काया पलट हो गई। पहले तो बड़ा हमदर्दी दिखा रहे थे एक्स हस्बैंड, लेकिन जब वो कमरे से बाहर गए, माँ से बात किया, उसके बाद कमरे वापिस आए, तो कहना है कि भाई कि हमारे यहाँ जो है ना इस्लाम में ये है कि अगर माँ बाप जो है वो बोले कि तलाक दे दो बीवी को, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, आप तलाक दे दो, आप अपना जो पैक करो सामान, मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके माँ के लेकिन घर। उज़मा जी, आपके जो एक्स हस्बैंड थे, उनके ज़हन में ये बात नहीं आई कि यार मैं यानी इसको तो तलाक दे दूँगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरी बीवी भी मैं लाता हूँ, तो उसके साथ भी तो उसी तरीके का सलूक होने वाला है? उनका इसलिए क्योंकि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो मेरी सास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं हैदराबादी नहीं थी, तो वो जो है ना बार-बार वो वीडियो दिखाती थी शादियों की, कि भाई कि हैदराबादी खानदान इतना ऊँचा, आला, पता नहीं मेरे बेटे को क्या पड़ गई थी कि यहाँ पे शादी कर ली, और ये कि हैदर मैं तो चाह रही थी कि हैदराबादियों में ही लड़कियों में शादी हो। तो इस किस्म का उन्होंने जुमले बोले थे। तो शायद उनको ये खल रहा था कि मैं हैदराबादी नहीं हूँ, और ये है कि उसके ऊपर से फिर इनके जो बाप ने ऐसा जो है वो कर दिया, तो ये कि इसीलिए जो है ना उनको था। और ये बात भी ठीक है, जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, जब मेरी शादी हुई थी 2 हफ्ते ही हुए थे, तो ये मुझे कहीं किसी से मिलाने के लिए लेकर गए, तो मैं कार के सामने ही खड़ी हूँ सज बन के। ये जो है भागे, जो घर में जिसके मिलाने के लिए गए थे, वहां मेरी उम्र की कोई लड़की थी निकली, तो बकायदा वहां पे किसिंग और हैगिंग शुरू हो गई वहां पे मेरे सामने ही। तो इनका चक्कर मेरे ख्याल में कहीं और किसी से और चल रहा था, लेकिन शादी मुझसे कर ली। तो आपने उज़मा जी, ये इतना सब झंझट था, यानी ससुर का कैरेक्टर एकदम अजीब आपने बताया, और आपके जो हस्बैंड थे उनका कैरेक्टर अजीब बताया, तो ये शादी से पहले आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी क्या? इनका खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं, नेबर्स है? आमतौर पे अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी से पहले बहुत सारे यानी चेक्स भी होते हैं कि पता पता लगाया जाता है कि फैमिली कैसी है, इनका तरीका, मोहल्ले में जाके अनजान तौर पे, ये सब हिंदुस्तान में तो काफी होता है। तो जी, आप लोगों ने ये सब नहीं किया था शादी से पहले? नहीं किया था, तो सबने तारीफ ही की थी कि क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस-पास जो इर्द-गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं, जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है।
यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है, तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो करेक्टर जो उनकी पर्सनालिटी वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं। तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ ही की थी कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बिजनेस है तो ये है। और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं, ये वो बड़े प्यारे लोग हैं, ये वो, मतलब ये था सारा, यही हुआ था। तो हमें मतलब गलत बताया भी गया। और इसकी बात है कि ये नहीं, ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था, या तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। तो वो अपने माँ बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना। जी जी। तो तो खैर हम्म मैं जो हूँ घर पर आ गई। घर पर आ गई तो मैंने घर पे अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ किया, लेकिन ये था, फैसला ये हुआ कि भाई अम, वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखे ना मुझे, कि डिवोर्स ना दें, हम्म। वो लटका हाँ, के ये भी रखें, एक बहुत क्योंकि बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज में। जी। तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भाई के नहीं बन रहा है कोई चीज, सिलसिला नहीं बन रहा है और ऐसा ऐसा है, तो मेरा हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में, और हालांकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना हम्म पर्सनल एक्टिंग, वो सारी जो उन्होंने किया। तो आके बकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें कार चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो जहेज में हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है ना ऐसी टाला मटोली करने लगे ना, और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्त लड़की लेके जाएंगे अपने घर, क्योंकि हमें कुछ और दो, मतलब हम्म मतलब कुछ और चाहिए उनको ना। तो मैंने मना कर दिया, और मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा पैसों की बात नहीं, मैं वो इतना दे दिया। और फिर ये कि गलती इनकी है, इनके ससुर, मेरे ससुर की है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया, क्योंकि मैं तो बेटी की तरह, उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था, और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती। तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली। फिर मैंने खुला ले ली, और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई। वहां पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ। बाकी की जो 1 डेढ़ साल है मैं वहां रही हूँ अपने वालिद के साथ। मैंने रही हूँ वहां पर। मेरे वालिद ने मुझे मतलब बकायदा परेशान थे वो भी, जाहिर बात है। तो वो कहते थे कि भाई तुम क्या करोगी, पढ़ोगी, क्या करना है। तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनी मैन और एनीबॉडी। तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा। और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी। ये खुला क्या होता है, चुलबुल हाँ, पांडे पूछ इसके रहे हैं। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले जी खुला क्या होता है। जी, ये खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है, जब जब मर्द मर्द की तरफ से जो होता है वो डिवोर्स होता है। खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवोर्स, उसको खुला बोलते हैं, अलैदगी। लेकिन उसमें ये होता है कि उस लड़की को कुछ जो जायदाद वगैरह में या कोई ऐसी चीजों में मिलता नहीं है कुछ। शी हम्म लॉस्ट, लाइक आई मीन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको जो दिया भी जाता है गिफ्ट वगैरह वो ले लिया जाता है, यानी कि ना, क्योंकि मुझसे भी ले हम्म लिया गया था जो जेवरात, जो चीजें मुझे दी गई थी ना गिफ्ट में, ससुर की तरह ससुराल की तरफ से, वो सारा जी मुझसे ले लिया, जी जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का कोई अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज भी है उस्मा जी, के तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काजी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या?
जी, जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफ़ी। ऐसा हुँ। नहीं है कि बिल्कुल फ़ौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काज़ी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वग़ैरह सारी सब चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम, मेरे साथ भी सारा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई, सऊदी अरब में वहीं रही। तो वहाँ पे भी मैं कुरान पढ़ती थी, फिर और ज़्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज़्यादा मैं रात-रात बैठ के कुरान पढ़ती थी, बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद हैं दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी ज़िंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आँखों पे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फ़िक्र ना करो। हम हैं तुम्हारे लिए, ज़िंदा हैं, हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे। हम ज़िंदा हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास मैं रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है? क्या करना है बताओ? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहाँ पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं, उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम, रवाज, रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नज़र से देखते हैं। खराब नज़र से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक कि पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में कि जब तक कि आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्स औरत हो, डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना लोगों का आप देंगे, वहाँ पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। उनका बिल्कुल लगता है कि ऐसा कोई वो छूत की बीमारी हो गई, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उनको रिचुअल में शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है। उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फ़ील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतज़ाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के भाई के मतलब ये सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं और ये हैं वो हैं। तो जहाँ शादी हुई, तो वहाँ शादी के बाद फिर जो है जब बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो हैं वो वहाँ पे मतलब वुमेनाइजर हैं ये भी साहब, जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर आ दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वुमेनाइजर ओहो! थे और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम गलौज, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना, घर में हर चीज़ मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके 10 साल गुज़ारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा-सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो भी उसपे बड़े उससे लिया, मतलब ज़बरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ, अपना इंडिपेंडेंट बनूँ। तो वो लेके तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि आई वाज़ गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी, स्ट्रेस की वज़ह से काफ़ी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफ़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुश्किलात आएँगी, लेकिन मुझे नहीं रहना।
10 साल का अरसा काफी लंबा होता है, और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुजारना, ये खुद में ही बहुत डिफिकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी, उसमें ये भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था, और उसके बाद फिर से धोखा मिलना, ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था, और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना, यानी ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन रहे हैं। जी, मतलब दुःख की बात तो है, लेकिन बस यही कि मैं रही इसलिए कि एक तो बात ये कि फैमिली का भी होता है कि भाई कि मतलब फैमिली पे असर पड़ेगा। फिर ये है कि ये कि बच्चा बच्चे हो गए थे, और फिर ये है कि मतलब एक होता है कि इतना मुझे वो नहीं था, इंडिपेंडेंट मैं फिर भी नहीं हुई थी। क्योंकि मुझे बड़ा दबा के रखा जाता था कि मतलब कोई यानी कि कोई फ्रीडम नहीं, कोई जैसे कार ना सीखो, चलाना नहीं सीखो, मतलब किसी को आओ बुलाओ ना घर पे, कहीं जाओ ना, मतलब बिल्कुल जैसे लिमिटेड ना, कहीं आँखें मेरी ना खुल जाएँ या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। किसी यहाँ पे जो औरतों का जो राइट्स होता है, यहाँ वो मुझे वो नहीं पता चल जाए। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया, तो फिर मैंने जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता करके मतलब जो है ना इनका गुस्सा-पित्ता सहते हुए ही जो है ना वो मैंने ड्राइविंग सीखी। उस्मा जी, एक कंफ्यूजन है हमारे एक व्यूअर को। ब्रिजेश जी। गुप्ता जी कह रहे हैं, डिडंट शी सेड ऑन अदर लाइव्स दैट शी डिड नर्सिंग, नाउ आईटी? नो, फर्स्ट मैंने जब मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आई थी, तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर फर्स्ट जब मैं आई थी। तो मैं आईटी मैंने किया है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कोर्सेज़ किए हैं, मैंने सिक्योरिटी गार्ड का भी किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तो फिर बाद में आके फिर मैंने जब क्या कहते हैं, फिर मैं बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, तो फिर मैं आज नर्स हूँ। तो होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। जी, आप अ, आगे बढ़िए। नीरज सिंह जी, 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। एंड सम एडवोकेट वी डोंट नीड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है मेरे ख्याल से, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जरूरी है, तभी इंडिया में दो यानी एक पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अलग ही कानून है, और नॉर्मल बाकी लोगों के लिए एक अलग सिविल कोड है। तो हम सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। नीरज सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, उस्मा जी, आप कंटिन्यू करिए आगे। जी, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने जो है ना अपना जो है अपना मैं अपने भाई के घर, वो जो जॉब जहाँ लगी थी, वो मेरे जो भाई हैं उनके घर के करीब ही थी, तो मैं वहाँ मूव हो गई। तो इनसे मैंने अलहदगी इख्तियार कर ली। यहाँ पे होता है सिस्टम की, यहाँ पे सेपरेशन पहले होती है, 1 साल आपको सेपरेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर जाके आपको डिवोर्स का जो है ना प्रोसेस शुरू होता है लीगली। तो मैंने जो है ना फिज़िकली सेपरेशन ले ली, मैं अपने भाई के घर चली गई यहाँ पर। तो ये कि वो 3 बेडरूम का यूनिट था यहाँ पर भाई का, तो उन 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 जो एक तो कमरा उनका था, एक बच्चों का था, एक मुझे ज़मीन पे एक जगह थी सिर्फ़ सोने की। मेरे बच्चे को जो है वो बस बेड पे जगह थी, और मेरे नीचे ज़मीन पे मैं कारपेट पे मैं सोती थी। तो मैं वो रेंट भी देती थी अपने भाई को, मैंने रेंट भी दिया, अपनी ग्रोसरी मैं खुद लाती थी। सारी चीज़ें मैं खुद भाई अपना आपके रेंट लेते थे? मैं देती थी रेंट भाई को, उस जगह जहाँ मैं सोती थी। अच्छा, ठीक है। जी, जी, या तो मैं रेंट देती थी, और ये कि अपना ग्रोसरी, अपना खाना-पीना, अपने बच्चों का मैं खुद करती थी सारा, सारा लेके सारा। तो मैं जो हूँ उसके दौरान फिर जो है ना मैंने कोई मेरा भी भाई जो है वो कुरानियून जो एक होते हैं ना कुरान पे जो बिलीव करते हैं, तो वो एक ग्रुप था, तो वहाँ कुरान उन्होंने कुरानिस्ट, यस। तो वहाँ वो पढ़ते थे कुरान ना उन लोग के साथ, तो फिर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे शुरू से ही शौक था। और ज़रूर मैं अबाया वगैरह पहनती थी। तो ख़ैर पढ़ा कुरान, मतलब से पढ़ा, तो वो एक उनका जो
जो ग्रुप था उनका जो फाउंडर था वो पाकिस्तान में कराची में, तो वो जो था जो ऐसी बात हुई तो इंटरेस्टेड हुआ शादी करने के लिए। पहला उसकी 2 बीवियाँ पहले से थीं, तो वो कुरान में तो वो तीसरी करना चाह रहे थे। तो बातचीत हुई सिर्फ कंप्यूटर पे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोलते जाइए, कंटिन्यू जी, करिए। तो वो ऐसी बातचीत होती थी, तो उन्होंने मुझे ये एक वो रखा कि एक कंडीशन रखी मेरे लिए कि मुझे जो है वो 0 साइज होना है, तो वो शादी करेंगे मुझसे। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगी, आपने लास्ट में क्या बोला है, कौन सी शर्त उन्होंने रखी? उन्होंने शर्त रखी कि मुझे जो है ना वो 0 साइज होना है, बिल्कुल दुबरस 0 साइज जिसे कहते हैं साइज 0, हम्म। वो होना है। वो तब किसके जो लिए? है तो वो शादी करेंगे मुझसे। अच्छा, आपको ऑफर आया था फिर से शादी के लिए? जी, जी, वो कुरानियन जो थे उनकी 2 हाँ पहले हाँ। शादी हो 2 बीवियाँ थी पहले से, अच्छा हाँ। बच्चे भी थे। तो जी। उन्होंने ये शर्त मेरे लिए रखी कि बिल्कुल 0 साइज होना है, तो हम्म ये है कि करेंगे शादी। तो ये था कि और उसको उन्होंने ये भी बताया मुझे कि निकाह का मतलब सबसे जो पहले मुझे पता चला निकाह का जो मतलब है, वो मुझे बताने लगे कि भई अगर मैं आपसे अगर होगा तो आपके साथ कैसे करना होने वाला है मेरे साथ, कि उनकी बीवियाँ भी कमरे में होंगी और साथ सब कुछ जो होगा सभी कुछ साथ ही होगा एक टुगेदर, दो क्योंकि तो उन्होंने उनकी सुबह ऑलरेडी थी ना? जी, लेकिन निकाह जब होगा ना शादी वाले रात, हम्म। तो वो कहने लगे कि वो मेरी बीवियाँ भी मौजूद रहेंगी उस कमरे में फोरसम और करना सब। था क्या उनको? जी, जी, उन्होंने मुझे सूरह निसा 4 और उसकी 3 वर्स बताई कि उसमें हम्म। लिखा हुआ है, निकाह का वर्ड है कि तुम निकाह करो, इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 से। उसमें ये नहीं लिखा कि अलग-अलग करो। उसमें अच्छा। ग्रुप सेक्स का लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, वो कुरानिस ने ऐसा उसकी ताबीर की है यानी? हाँ, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो हदीसों से मिलेगा कि शायद हदीसों में है कि मतलब आप एक साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, यानी टू टू सम थ्री सम फोर सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हदीसों में मिलता है, लेकिन कुरान के हिसाब से तो ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई है, तो नहीं है चूंकि ना कुरानिस ये थे। जी, सूरह निसा हाँ। 4 है, उसकी 3 हम्म वर्स में एक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे ना लिटरली, हम्म हम्म तो लिटरली उसका ट्रांसलेशन उसमें वही मैंने सच वाले से भी मैंने उनसे पूछा था हम्म और भी बहुत सारे जो हैं, और मैंने खुद भी उसका अरबी का मतलब मैंने पढ़ा खुद भी। तो ये है कि साफ लिखा हुआ है उसमें कि निकाह करो, यानी इंटरकोर्स करो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से। तो इसमें सिर्फ 2 नहीं लिखा हुआ, 2-2, 3-3, 4-4 औरतें निकाह करो, हम्म। इंटरकोर्स करो। यानी कि ये ग्रुप सेक्स का है, इसमें कोई वो नहीं लिखा हुआ कि अलग-अलग होने वाला कुछ लिखा ही नहीं है कि अलग हो। तो और मुझे ये बताया गया, मैं शॉक में पहुँच गई। ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली मैंने कभी ऐसा मेरे तो ज़िंदगी में शौक ही होता जा रहा है कि ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि बिल्कुल ना कभी देखा। अच्छा, तो उनकी उम्र कितनी थी जो ये आपको ऑफर दिए थे? तो वो क्या जवान थे, या जिस तरीके से उनकी मांग थी कि 0 साइज होना चाहिए आप, और उसके बाद हम फोरसम करेंगे, तो मतलब क्या जवान शख्स था वो, आई या थिंक किस तरीके? नहीं नहीं 20 प्लस इयर्स का डिफरेंस था, आई थिंक मे बी मोर देन 20। आपके और उसके 20 बीच में 20+ ईयर्स का डिफरेंस था? यस, मोर देन दैट। बहुत बहुत अजीब अजीब लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ यानी जी, आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए, तो आपने क्या उनको हाँ बोला, या फिर उससे बचा लिया खुद को आपने? नहीं मैं जो यहीं पर ही थी मैं असल में, तो मैं ये जब सुना तो ये है कि मैं बिल्कुल अजीब सी कैफियत हो गई, और मैं जो कुरान में जब मैं देख रही हूँ उसके बाद से फिर मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा बिल्कुल खराब हो गया, कुरान से होने लगा, शुरू होने लगा कुरान से ना दिल हटने लगा
कि ये क्या लिखा हुआ है, और जब मैंने खुद पढ़ा तो वो वाकई मैं इनकार नहीं कर सकी। मैंने कहा कि तो लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है औरतों के बारे में, इतना डिवैल्यू क्यों, औरतें कोई सेक्स सिंबल हैं क्या, और फिर उनको जीरो साइज भी होना है प्लस ये भी करना है। तो और दूसरी बात ये कि उस वक्त के उसके बाद इनका एक वो बात सूरह मरियम जो है, वो मरियम अलैहिस्सलाम ना, उनके बारे में ये बोला गया कि भाई वो हर्माफ्रोडाइट हैं। जब हर्माफ्रोडाइट उनको बोला गया, तो वो हर्माफ्रोडाइट आपको पता है क्या होता है? आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। द हर्माफ्रोडाइट जो है ना, प्लांट्स में मिलता है, जो कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, ये ना एक एक पौधे से लेके दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करते रहते हैं। लेकिन जब इंसान में हर्माफ्रोडाइट होता है, तो इंसान में ये होता है कि एक पर्सन में उनका फीमेल एंड मेल ऑर्गन्स दोनों होता है नीचे। लेकिन ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मेल और फीमेल ऑर्गन होता है एक पर्सन में, लेकिन एक वक्त में एक ही ऑर्गन फंक्शन करता है, दूसरा ऑर्गन इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ मीट। आपको ये बात समझ में, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट लोग जो हैं, वो अपने आप को खुद इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, कोई अच्छा, दूसरा आके एक कर सकता है। हमारे, हाँ एक मिनट, हाँ हमारे क्रिटिकल रीजनिंग जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन के टैंक्स अलॉट। क्रिटिकल रीजनिंग जी, आप स्ट्रीम में है, वीडियो देख रहे हैं, बहुत खुशी हुई। सर ये लिख रहे हैं आप, साहिल भाई आप फंस गए एक स्ट्रीम में, आपने फरमाया कि टूसम थ्रीसम अलाउड नहीं है इस्लाम में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप हदीसों का मुताला करें तो वहां ऐसी कैद मिलती है। लेकिन चूंकि जो उजमा जी को जिसने शादी का ऑफर दिया था, वो तो हदीसों को मानता ही नहीं है, वो कुरानिस्ट है वो। तो उसने बराबर वो सूरह निसा की जो आयत है, दो दो तीन तीन चार चार बीवियों के साथ निकाह करो, तो उसने उसका मतलब उसने ये निकाला कि फोरसम भी कर सकते हैं। और आज मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर हदीसों को हटा दिया जाए तो ऐसी कोई मनाही तो है नहीं कुरान में कि थ्रीसम फोरसम नहीं कर सकते। और उसी को लेकर उसने उजमा जी से भी ये एक शर्त रखी कि अगर हमारी शादी होगी, निकाह होगा, तो फिर हम दो बीवियां उसके पास ऑलरेडी थी उस्मा जी, और वो यानी फोरसम करने का उसका इरादा था, लेकिन उस्मा जी उससे बच के निकल गई है। जी। और जी एक और बात बता दूं कि उन्होंने मुझे मिसाल कौन सी दी इस चीज की। उन्होंने जी जी बोला कि जो बताइए। सऊदी में, जो सऊदी अरब में जो सुल्तान होते हैं, वो सारे जो हैं वो सेक्स, वो ग्रुप सेक्स करते हैं वहां पे सऊदी। और ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं खुद रह चुकी हूँ वहां पे। मेरे जो वालिद हैं और जितने भी रिश्तेदार, मैं तो पूरा बचपना वहां गुजरा है, ज्यादातर सऊदी अरब में ही गुजरा है मेरा। तो ये कि क्योंकि वहां पे मेरे भी रिश्ते आए थे वहां पे बचपन में ही। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू ने मुझे मना कर देते थे कि नहीं, इसकी तो पहले से ही मंगनी हो चुकी है, वैसे झूठ बोल के हटा देते थे। क्योंकि सबको पता है, ये एक बात है कि सऊदी जो लोग हैं, ये लोग जो बड़े सुल्तान लोग हैं, ये लोग जो हैं, इनके यहाँ सेक्स, जो ग्रुप सेक्स होता है इनके यहाँ, इनकी जो बीवियां भी होती हैं और फिर इनकी जो जो खादिमा होती हैं, वो उनके साथ भी करते हैं ये सारा। तो ये कोई छुप, और शराब और आप सब चलती है इनके यहाँ सुल्तान। तो वो उसकी मुझे मिसाल दे रहे हैं कि देखिए वहाँ वो लोग भी तो कुरान है, इस्लामिक कंट्री, तो वो लोग करते हैं, वो फॉलो करते हैं, रसूल को फॉलो करते हैं, मोहम्मद को। तो ऐसा बता रहे थे कि कोई अच्छी चीज बता रहे हैं कि फॉलो करते हैं। तो खैर क्रिटिकल रीजनिंग जी बोल रहे हैं कि साहिल भाई फिर मुझे कलमा पढ़वाओ। नहीं तो फिर हाँ। आपको कुरानिस बनना पड़ेगा, और कुरानिस बनने के लिए कोई कलमा तो है नहीं। आप ऐसे ही बन सकते हो, मुसलमान अरे बन सकते हो। कुरान में तो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि यानी इस्लाम कबूल करना है तो कलमा पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर थ्रीसम फोरसम फाइसम का मजा लेना है तो आप इसी तरीके से डायरेक्टली बन सकते हैं आप। लेकिन बस ये भी बात है ना साहिल जी, फिर इनको ये भी पता होना चाहिए, मोहम्मद की तरह फिर अकल का अन्ना नहीं बनना चाहिए। मोहम्मद की तरह वो कहता है ना कि जब औरत में से जब पानी निकलता है तो येलो निकलता है, और मर्द से हम्म। निकलता है तो सफेद निकलता है। तो जब औरत से अगर येलो येलो पानी निकलेगा, अगर उसका डिस्चार्ज येलो होगा, तो इसका मतलब है उसको जो है वो कैंडिडा इन्फेक्शन है। हाँ, यहाँ इन्फेक्शन है तभी डिस्चार्ज जो है येलो उसका येलो होता है कलर ना। भी चेंज होगा। जी, हाँ, कलर भी चेंज होगा और उसमें से स्मेल भी आएगी फिर। स्मेल भी आएगी, तो फिशी स्मेल आती है, ये सारा थ्रश होता है, ये सारा कैंडिडा होता है। तो आप लोग को ये बड़ा ख्याल करना पड़ेगा जब आप जो थ्रीसम करेंगे। और
ये नहीं तो तो हो इसका भी सकता खैर है कि वो उन्होंने जब देखा होगा तो यानी जिसको देखा होगा उसको कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से देखकर उन्होंने बोल दिया होगा कि हाँ फीमेल को येलो डिस्चार्ज हाँ होता है इस तरीके तो से। इसी वजह से तो रसूल का भी तो वो नीचे वाला जो हिस्सा वो स्वॉलन हो गया था, वो हदीस भी तो है ना।